नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित CG टेट 2024 के पेपर 2 जो कि मिडिल स्कूल के लिए आयोजित होता है, उसमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्नों को समझते हुए देखेंगे, केवल उत्तर नहीं देखेंगे। इसमें उसका उत्तर जो है वो क्यों है उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप जब छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती की तैयारी करेंगे तो छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती की तैयारी करेंगे तो उसमें CG टेट का पेपर और छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती का जो पिछले वर्ष का पेपर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई प्रश्न जो है सीधे सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। खासकर CG टेट के प्रश्न से जो है टीचर भर्ती परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो जो CG टेट की तैयारी कर रहे हैं और टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ह्यूरिस्टिक है, विकल्प में है हमारे पास A अनुभव सिद्ध नियम, B एक प्रोटोकॉल, C एक रणनीति, D एक गलती। आप लोग भी आंसर को कमेंट करते चलिएगा। नीचे में आपकी दोनों चीज़ होती जाएगी, एक तो तैयारी भी होती जाएगा और जो है प्रैक्टिस भी होते जाएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, तो इसी वीडियो के माध्यम से आप आंसर को भी जानेंगे, टॉपिक को भी समझेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, विकल्प में हमारे पास अनुभव सिद्ध नियम है, एक प्रोटोकॉल है, एक रणनीति है और एक गलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुभव सिद्ध नियम, क्योंकि ह्यूरिस्टिक क्या है? एक अनुभव आधारित नियम है ये। ठीक है, अनुभव सिद्ध नियम है। कहीं कहीं पे इसको अनुमान आधारित नियम भी दिया जा सकता है विकल्प में। ठीक है, तो अंग्रेजी को जब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ठीक है, ये रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक क्या है? एक अनुभव सिद्ध नियम या अनुमान पर आधारित नियम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? विकल्प में है A रचनात्मक मूल्यांकन, B पोर्टफोलियो मूल्यांकन, C योगात्मक मूल्यांकन और D प्रदर्शन मूल्यांकन। तो देखिए, छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा? बहस करने की क्षमता मतलब वाद विवाद। ठीक है, तो वाद विवाद करने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे बेस्ट जो मूल्यांकन है वो कौन सा हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पे रचनात्मक, पोर्टफोलियो और योगात्मक को समेटिव बोलते हैं। जो वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा होता है ये समेटिव है ना। फॉर्मेटिव में जो जैसे कि मौखिक मूल्यांकन करते हैं हम, है ना, कक्षा के दौरान मूल्यांकन करते हैं, ये सब रचनात्मक मूल्यांकन। इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका सबसे बेस्ट आंसर है प्रदर्शन मूल्यांकन। कि जब बहस करने की क्षमता का आकलन करना है तो दो बच्चों को बहस करने के लिए जो है हम लोग प्रेरित करेंगे और दोनों बच्चों में कंपटीशन कराएंगे। ठीक है, मतलब प्रदर्शन कराएंगे उसकी कितना बहस करने की क्षमता है उसमें। तो ये जो है प्रदर्शन मूल्यांकन, इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट। ठीक है, तो ये विकल्प D सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दे एवं दिए गए उत्तर कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन: दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क: झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। अब देखना है हमको, ये कथन और तर्क दिया हुआ है तो विकल्प में है हमारे पास A कथन तथा तर्क दोनों सही हैं, B कथन सही है परंतु तर्क गलत है, C तर्क सही है किंतु कथन गलत है, D कथन तथा तर्क दोनों गलत है। कमेंट में लगाइए इसका आंसर जो है। तो देखिए क्या बोला है, कथन में बोला है कि दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। यदि आप कोई जो है व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे कि आप सच सच बताओ कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, तो उस व्यक्ति का जो दैहिक
है ना, शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है, असामान्य प्रतिक्रिया होती है, या तो उसका चेहरा की इम्प्रेशन अलग बन जाएगा, या उसका धड़कन जो है डर के कारण, है ना, झूठ बोलने से क्या है डर भी लगता है, ठीक है, मतलब उसका जो बॉडी जो है, बॉडी लैंग्वेज में कुछ न कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। तो उसके आधार पे भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लगा लेते हैं ना अनुमान, है ना। इसीलिए क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या करते हैं, धड़कन के आधार पे, पल्स के आधार पे, ठीक है, इस सारे चीज़ के आधार पे ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही, मतलब बॉडी के, है ना, प्रतिक्रिया के आधार पे झूठ या सच बोल रहा है इसका पता लगाया जाता है। तो कथन जो है वो तो करेक्ट हो गए हमारा, समझ आ रहा है। तर्क, अब देखिए तर्क क्या दिया है, झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। तो देखिए झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया ही नहीं है, संज्ञानात्मक के साथ साथ ये शारीरिक और भावनात्मक भी है, ठीक है। तो जो तर्क है ये गलत हो जाएगा, कथन सही है और तर्क गलत है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, कथन सही है परंतु तर्क गलत है। क्योंकि झूठ बोलना केवल संज्ञानात्मक नहीं है, संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक भी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुसांस्कृतिक कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। देखिए बहुसांस्कृतिक कक्षा के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा। विकल्प में है हमारे पास ए, मूल्यांकन उपकरण विश्वसनीय एवं वैध है, बी, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना, सी, विद्यालय प्रशासकों के अपेक्षाओं के अनुरूप न्यूनतम अधिगम स्तर का अनुपालन हो, डी, मूल्यांकन उपकरण मानकीकृत हो। तो देखिए इसका आंसर अगर हम देखेंगे, क्या प्रश्न बोला है कि बहुसांस्कृतिक कक्षा मतलब एक ऐसी कक्षा है जिसमें कई संस्कृति के बच्चे जो है उस कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुसांस्कृतिक कक्षा है, अलग अलग संस्कृति के बच्चे जो है एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक जो है क्या करेगा, ठीक है। तो मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या है, देखिए विकल्प बी, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को यह जरूरी है कि बच्चे के जो सामाजिक सांस्कृतिक है परिवेश है, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, उसके संदर्भ को, है ना, मतलब कौन सा बच्चा किस संस्कृति से आता है, उसका सामाजिक वातावरण क्या है, इसको भी ध्यान देना शिक्षक के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सबसे करेक्ट इसमें क्या है, बी आंसर जो है सबसे अच्छा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताएं। ए, कविता, बी, निरर्थक पद, सी, गद्यांश और डी, सूझ आधारित आधृत सीखना, मतलब आधारित है ये, ठीक है। सूझ, ये सूझ है, ठीक है। वो अब सूझ का मतलब है अंतर्दृष्टि आधारित सीखना, है ना। इसको अगर हम लोग दूसरे शब्द में बोले तो अंतर्दृष्टि आधारित सीखना, ठीक है। तो अब इसको विस्मरण की प्रक्रिया, विस्मरण की प्रक्रिया मतलब भूलने की प्रक्रिया, ठीक है। तो भूलने की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताना है हमको। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में भूलेंगे हम लोग, अगर विकल्प में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग भी विकल्प पे के आधार पे कमेंट में लगाइए कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूँ कि देखिए निरर्थक पद, अगर कोई जिसका अर्थ नहीं हो, कोई पद निरर्थक हो, तो ऐसे जो पद है उसको तुरंत भूल जाएंगे, है ना। क्योंकि मतलब अर्थ अगर किसी शब्द का है तो उसको याद करना आसान है, लेकिन अगर कोई शब्द का अर्थ ही नहीं है, कोई पद का अर्थ ही नहीं है, कोई शब्द का अर्थ नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम लोग उसको भूल जाएंगे। तो सबसे पहला विस्मरण की प्रक्रिया में सबसे पहला आया बी आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब कविता, गद्यांश और सूझ आधारित सीखना। तो देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद गद्यांश आएगा। क्यों गद्य आएगा, तो गद्यांश में ज़्यादा अर्थ होते हैं, ठीक है। उसको याद करना ज़्यादा रोचक नहीं होता है, तो याद करना भी कठिन होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, किसको जल्दी भूलेंगे, तो गद्यांश पे आधारित अगर हम कुछ सीखे हैं उसको जल्दी भूलेंगे, सी हो जाएगा। तीसरा है कविता, फिर गद्यांश से के बाद क्या है, किसमें, इस चारों विकल्प में हम लोग देखेंगे तो कविता को भूल देंगे, है ना। लास्ट में क्या आएगा, सूझ आधारित सीखना। अगर हम समझ पे आधारित सीखे हैं,
अंतर्दृष्टि के आधार पे सीखे हैं कोई चीज़ को तो उसको जो है सबसे कम भूलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो ये आएगा, दूसरा में आ जाएगा गद्यांश को ज़्यादा भूलेंगे, फिर कविता, और फिर लास्ट में सूझ आधारित या अंतर्दृष्टि आधारित सीखना। तो ये हमारा विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। जब कोई अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? विकल्प में ए सामाजिक सहारा, बी सामाजिक सहायता, सी समाज में व्यवहार, डी समाज समर्थक व्यवहार। तो देखिए इसको जो है किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो ये समाज समर्थक व्यवहार कहा जाता है, प्रो सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? देखिए सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? विकल्प में है हमारे पास ए सिर्फ अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बी अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, सी अभ्यास अनुभव एवं अंतोर्ध के कारण व्यवहार में परिवर्तन, उपरोक्त में से सभी तरह के परिवर्तन को। तो देखिए सीखना क्या है? सीखना का अगर हम परिभाषा को देखें तो अभ्यास एवं अनुभव के कारण जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो तो उसको मानते हैं सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अभ्यास एवं अनुभव। केवल अभ्यास के कारण होने वाला व्यवहार में परिवर्तन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि ड्राइव भी दे दिया है, ठीक है। तो केवल क्या है? अभ्यास और अनुभव। अगर अभ्यास और अनुभव के माध्यम से हमारे व्यवहार में जब चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? सीखना मानते हैं। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी। देखिए स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी ए व्यवस्थित हो, बी लिखित हो, सी मौखिक हो, डी विस्तार से हो। तो क्या आंसर होगा? कमेंट में करते जाइए। देखिए इसका क्या आंसर होगा? व्यवस्थित होगा। स्मृति में सुधार मतलब है याद रखने की क्षमता में सुधार। तो कोई चीज़ ज़्यादा समय तक कब याद होगी? जब वो व्यवस्थित रहेगी। अगर कोई चीज़ को व्यवस्थित रूप से हो तो वो जो है जल्दी याद रहेगी, है ना। तो ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थित। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। 9वां प्रश्न देखिए, कामुकता को सामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है? कामुकता, है ना। देखिए यहाँ पे है ना, कामुकता का मतलब क्या है? यहाँ अंग्रेजी में समझ आएगा सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो इसको जो मनोसामाजिक सिद्धांतकार है, ठीक है, ये जो है किसके परिणाम स्वरूप देखता है? ठीक है, मनोवैज्ञानिक लोग इसको किसका परिणाम देखते हैं, है ना। तो ए विकल्प में है हमारा वातावरणीय कारक, बी हार्मोनल असामान्यता, सी लिंग गुणसूत्र की असामान्यता, डी जैविक कारकों का संयोजन। तो देखिए ये सब जो है सेक्सुअलिटी का कारण होता है, लेकिन उसके अलावा भी अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है वो किसका परिणाम है? तो वो जो है कामुकता मतलब एक प्रकार से सेक्स के प्रति ज़्यादा रुचि रखना, ठीक है, या सेक्स के प्रति आकर्षण। तो ये जो है क्या है? ये किसका परिणाम स्वरूप है? ये तो ये वातावरणीय कारक का है, ठीक है। आजकल जैसे वीडियो में तरह तरह के रील आ रहे हैं, तो देखिए इससे क्या होता है, जो है ये सब जो है वातावरण का कारण है। मोबाइल जो है एक वातावरणीय कारक है, ठीक है। उसके कारण जो है व्यक्ति का जो इफेक्ट व्यक्ति पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो है इसलिए इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? तो देखिए यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ क्या होगा? ए 80, बी 100, सी 120, डी 125। तो देखिए मानसिक आयु IQ कैसे निकालते हैं? तो IQ निकालते हैं, IQ के सूत्र क्या होता है ऐसे। देखिए मानसिक आयु है बच्चे का 5 वर्ष, कालानुक्रमिक आयु मतलब वास्तविक आयु, ठीक है, मतलब समय के हिसाब से उसका आयु कितना है? अभी 4 वर्ष है, लेकिन दिमाग उसका क्या है? 5 वर्ष के बच्चे के बराबर है। कहने का मतलब यही है कि मानसिक आयु उसका 5 वर्ष के बराबर है,
ठीक है। उसका जो दिमाग सोचने समझने ये सब चीज़ क्षमता है 5 वर्ष का, लेकिन कालानुक्रमिक आयु मतलब उसका वास्तविक में आयु क्या है 4 वर्ष का। तो बच्चे का आयु की क्या होगा, तो बच्चे का आयु की हो जाएगा, देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100। ये मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100, ये जो है इसका सूत्र है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 125। तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है 125। तो बच्चे का जो है IQ कितना है 125 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ए, व्यक्तियों की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमताओं को जानने का प्रयास करें। बी, पाठ्यक्रम को व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें, जिसको पाठ्यक्रम अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो शिक्षक की भूमिका ये दोनों ही होनी चाहिए कि व्यक्ति की योग्यता, रुचि एवं अभिक्षमता को जानने का प्रयास तो करना ही है। बच्चे के योग्यता, रुचि, उसका क्षमता को जानने का प्रयास तो शिक्षक को करना ही चाहिए। दूसरा कि पाठ्यक्रम को भी उस व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करने का या ढालने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, या अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोनों ही शिक्षक की भूमिका है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कमेंट करते जाइए, आपका आंसर जो है आपको भी प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप टाइम जो है आपका जितना इस वीडियो को देखने में टाइम देंगे उतना आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। अब देखिए बच्चे के जो बुद्धि है एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। ए, मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी, तुलनात्मक विधि, सी, विकासात्मक विधि, डी, सांख्यिकी विधि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका विकासात्मक विधि। इसको जो है करेक्ट आंसर माना है व्यापम ने। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार शायद इसका आंसर मनोविश्लेषणात्मक विधि को भी किसी एग्जाम में लिया गया था, लेकिन अभी जो व्यापम के द्वारा विकासात्मक विधि को इसका सर्वोत्तम विधि माना गया है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। ए, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। बी, यह पूछ कर प्राप्त किया जाएगा कि क्या ऐसे लोग हैं जो विद्यालय में एक साथ बहुत घूमते हैं। सी, विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है, जब हम किसी समूह के बारे में या बच्चों के समूह के बारे में या व्यक्तियों के समूह के बारे में अपने अनुभव के आधार पे एक मानसिक संरचना बना लेते हैं कि ये समूह ऐसा ऐसा है, इनका जो है चाहे व्यवहार है चाहे अन्य चीज़ के बारे में हम अपने दिमाग में जो है मन में, ठीक है, एक मानचित्र बना लेते हैं, एक संरचना बना लेते हैं। ठीक है, तब वो क्या कहलाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है अनुभव पे आधारित होता है, ना कि पूछकर प्राप्त किया जाता है, तो ये विकल्प गलत हो गया। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर प्राप्त किया जाएगा, तो ये भी नहीं है। क्या है, स्वयं के अनुभव से ये दिमाग में एक संरचना बनाया जाता है। तो ये जो है क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर, बच्चों में जटिल समूहों या समूहों को समझने के लिए उपयोगी, है ना। अब ये जो है समूह कैसे समझेंगे, तो अनुभव से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का, वाइगोत्स्की ने भाषा को माना है एक। विकल्प में है ए, सांस्कृतिक उपकरण, बी, मजा या मनोरंजन, सी, अद्वितीय, डी, व्यर्थ। तो देखिए वाइगोत्स्की ने क्या माना है, तो भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण माना है, ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथन एवं तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कूट संकेतों में से सही का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे भी कथन और करण वाला है, फिर नीचे जो कूट संकेत दिया है उसको आपको सही करना है। कथन क्या बोलता है, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। ठीक है, कारण सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। उत्तर कूट संकेत यहाँ पे देखिए, ए, कथन तथा कारण दोनों सही है, बी, कथन सही परंतु कारण गलत है, सी, कारण सही किंतु कथन गलत है, डी, कथन तथा कारण दोनों गलत है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिए। अब मैं समझाते जा रहा हूँ, लेकिन तब तक आप कमेंट में कर लीजिए। ठीक है, कथन देखिए, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है ना, आक्रामकता। ठीक है, जो आक्रामकता मतलब समझ रहे हैं
कि हम गुस्सा हो जाते हैं या ज़्यादा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रेशन, ठीक है। एग्री जैसे कि एंग्री या गुस्सा होना या ज़्यादा भड़क जाना, ये क्या है, आक्रामकता है, ठीक है। तो आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है। कुंठा क्या है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, निराशा, ठीक है। कुंठा मतलब निराशा या अंग्रेजी में बोले तो फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण, निराशा के कारण व्यक्ति जो है आक्रामक हो सकता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है कि आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, कथन करेक्ट हो गए। कारण को देखते हैं, सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। तो देखिए इसमें एक शब्द है सभी तरह की कुंठा, सभी तरह की निराशा। तो देखिए सभी तरह की निराशा जो है आक्रामकता को जन्म देती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ कभी कभी क्या होता है, निराशा के कारण व्यक्ति जो है अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर आत्मचिंतन की अवस्था में भी चला जाता है। अपना स्वयं निराशा के कारण वो जो है स्वयं चिंतन भी करने लगता है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो जो है एग्रेशन हो जाए, आक्रामक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है कारण जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था। विकल्प है ए अमेरिका में, बी यूरोप में, सी भारत में, डी चीन में। तो देखिए विशिष्ट स्पेशल एजुकेशन का विकास कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था विकास अमेरिका में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कमेंट करते जाइए आप, देखिए उसके बाद लास्ट में देखिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ और कितना आंसर गलत हुआ। दोनों चीज़ एक साथ हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे, टॉपिक को भी हल्का हल्का समझ जाएंगे, ठीक है। 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए अधिगम असमर्थता, है ना, लर्निंग डिसेबल्ड, है ना, शब्द किसने सुझाया। तो लर्निंग डिसेबल्ड शब्द किसने सुझाया है, विकल्प ए कीर्क, बी फोर्बेस, सी कोबेल, डी टोरेंस। तो देखिए ये शब्द सुझाया था कीर्क ने, करेक्ट आंसर है हमारा विकल्प ए। नेक्स्ट देखते हैं, अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन है। देखिए प्राइमरी में भी ये अपसारी चिंतन वाला आया था, ये कथन किसका है, अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से संबंधित होता है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो अपसारी चिंतन कल भी बताया था कि अपसारी चिंतन क्या है कि एक मतलब विस्तृत रूप से सोचना, सभी पहलुओं को ध्यान देते हुए सोचना, कल्पना करते हुए सोचना, ठीक है। तो ये जो है भाई कल्पना करने से ही तो सृजन होता है नए नए चीज़ों का, ठीक है। तो ये अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन विकल्प में ए है बर्ट, बी स्टेफेन, सी गिलफोर्ड और डी विल्किंस। तो देखिए इसका आंसर है आपका गिलफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19 प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, ए शैक्षिक लब्धि, बी बुद्धि लब्धि, सी समायोजन, डी संवेग। तो देखिए प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो बुद्धि लब्धि IQ से कर सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गलत विकल्प चुनिए। यहाँ पे हमको गलत विकल्प को चुनना है। विकल्प है ए समावेशीकरण शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, ठीक है। तो देखिए ये आंसर क्या होगा, आंसर को आप कमेंट लगाइएगा। बी मैं बाद में बताता हूँ इसको। बी समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है। सी समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत है। डी समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है। देखिए समावेशी शिक्षा क्या है कि बच्चे लोगों को जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे लोगों को भी नियमित स्कूल में शिक्षा देना, है ना, उनको शामिल करके नियमित स्कूल में भी, है ना, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को भी देना, ये समावेशी शिक्षा है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा क्या करता है, एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, करेक्ट है ये, है ना। तो ये तो विकल्प हमको क्या चुनना है, गलत विकल्प को चुनना है ना। तो ये तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। बी देखिए समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण है, तो देखिए ये विश्लेषण नहीं है, समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं है, तो गलत विकल्प को चुनना है, तो ये तो हमारा विकल्प गलत है। बाकी जो है सी विकल्प को देखेंगे तो समावेशी शिक्षा का आधार समानता का सिद्धांत, ये तो एकदम सही बात है, ठीक है। डी समावेशी शिक्षा समाज से समायोजन में सहायक है, तो ये भी सही है। तो हमारा गलत विकल्प को चुनना था, तो कौन से विकल्प गलत है, तो बी विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिकता को एक खालिस्तान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। विकल्प में है हमारे, देखिए आनुवांशिकता, है ना, इसको जो है खालिस्तान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है। ए माध्यमिक, बी
गतिशील, सी स्थिर और डी प्राथमिक। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है व्यापम ने मेरे हिसाब से, ठीक है, मैं जहाँ तक जितना पढ़ा हूँ उसके हिसाब से, ठीक है, व्यापम ने अपने फाइनल आंसर में भी इसका आंसर जो है गलत ले लिया है। व्यापम ने क्या आंसर लिया है उसको मैं बताता हूँ। व्यापम ने आंसर लिया है आपका गतिशील लिया है, जबकि आप कहीं से भी इस प्रश्न को सर्च करेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे, ठीक है, तो अनुवांशिकता को क्या माना जाता है, सामाजिक एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। भाई अनुवांशिकता जो है माता पिता से जो है बच्चा प्राप्त करता है जन्म के साथ ही, ठीक है, माता पिता से बच्चा जो है जन्म लेता है और जन्म के साथ ही वो माता पिता से कुछ गुण प्राप्त कर लेता है, वो उसका अनुवांशिकता होता है, तो वो जो है स्थिर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है स्थिर, बाकी सभी जगह में देखेंगे तो स्थिर माना जाता है, चाहे नेट में सर्च करें चाहे बुक को देखें, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर जो है सभी जगह स्थिर है और मेरा भी मानना है कि इसका आंसर जो है स्थिर होगा, ठीक है। लेकिन व्यापम के फाइनल आंसर में इसका आंसर जो है गतिशील ले लिया गया है, ठीक है। मैं इसलिए दोनों चीज़ को बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इसका आंसर जो है सी ही होगा, क्योंकि व्यापम भी जो है कई प्रश्न जो है गलत, फाइनल आंसर में भी कई प्रश्न जो है गलत ले लेते हैं, है ना। जैसे 2011 में भी कुछ प्रश्न, 2011 का जो सीजी टेट का प्रश्न था, विज्ञान का कुछ प्रश्न था यकृत वगैरह वाला, तो उसका फाइनल आंसर भी गलत ले लिया, जबकि स्पष्ट था वो आंसर जो है कि ऐसा है। तो इसलिए जो है आप ये मान के मत चलिए कि फाइनल आंसर जो है वो एकदम सही होता है व्यापम का, ये मान के नहीं चलना है, ठीक है। लेकिन व्यापम ने इसका आंसर गतिशील लिया है और बाकी जगह सभी जगह बुक वगैरह में देखेंगे और कहीं देखेंगे तो इसका आंसर जो है स्थिर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखना का सबसे उपयुक्त अर्थ है। देखिए सीखना का अर्थ है ना, ए कौशलों का अधिग्रहण, बी ज्ञान का समावेश, सी व्यवहार में संशोधन, डी व्यक्तिगत समायोजन। तो देखिए हम लोग परिभाषा में भी जानते हैं, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में संशोधन को क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, व्यवहार में संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया है, यह एक उदाहरण है। देखिए क्या बोले, एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानिक ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया, यह एक उदाहरण है। एक गतिविधि आधारित शिक्षण, बी अनुभवात्मक शिक्षण, सी मिश्रित शिक्षण, डी प्रयोजना आधारित शिक्षण। तो देखिए क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला को पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को एक शिक्षक, और पढ़ाने के लिए क्या करता है वो जो है एक स्थानीय ऐतिहासिक स्मारक का दौरा भी कराते हैं। दौरा कराने मतलब उसको अनुभव कराने के लिए दौरा कराना है ना, तो ये कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, सीखना है, फिर वही प्रश्न आ गया, ए व्यवहार में परिवर्तन, बी अनुभव का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी दिया है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। देखिए क्या प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है। ए भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बी बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, सी परिवार का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, डी अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है बोला है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो भौतिक एवं सामाजिक परिवेश को संवेदनशीलता विकसित करना मतलब समझना, तो ये तो है आवश्यक। पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करना, ये भी आवश्यक है। अवलोकन, माप, भविष्यवाणी और वर्गीकरण जैसे कौशल विकसित करना, ये भी आवश्यक है। क्या आवश्यकता नहीं, देखिए यहाँ पे लिख दिया है याद करना, तो भाई याद कराने के लिए नहीं है, ये बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों को याद करने के लिए, याद कराने के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है।
व्यक्ति के या की का विकास करना। देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए ज्ञान, बी शरीर, सी व्यक्तित्व, डी बुद्धिमत्ता। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो देखिए आरटीज एक्ट जो है कितने वर्ष के लिए लागू है ना? तो ए 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 13 वर्ष, सी 5 से 11 वर्ष और डी 6 से 12 वर्ष। तो देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष। अब इसमें आया था प्राइमरी में कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर ऐसे करके दिया था, तो उसमें प्राथमिक स्तर का मतलब प्रारंभिक शिक्षा के लिए है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? अध्ययन कौशल बोला है, देखिए याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है? स्टडी स्किल। ए औपचारिक रिपोर्ट लिखना, बी नोट लेना, सी शब्दकोश का उपयोग करना और डी एक विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए अध्ययन का कौशल मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे नोट लेना, शब्दकोश का उपयोग करना, विश्वकोश से जानकारी प्राप्त करना, ये सभी स्टडी स्किल है। क्या है? देखिए ए जो विकल्प है ये क्या है? राइटिंग स्किल है। ठीक है, औपचारिक रिपोर्ट लिखना, वो भी फॉर्मल है ना, राइटिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स है ना, तो ये जो है अध्ययन कौशल के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। ठीक है, क्या बोला है? शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। विकल्प है यहाँ पे देखिए, पहले तो बिंदु दे दिए, फर्स्ट सेकेंड, पहला स्मृति, दूसरा योग्यता, तीसरा अंतर्दृष्टि, चौथा रचनात्मकता। फिर विकल्प में है ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी पहला और तीसरा, डी दूसरा और चौथा। लगाइए आप लोग आंसर कमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, शिक्षण के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको 3 प्रकार हैं। ठीक है, स्मृति, देखिए स्मृति जिसको मेमोरी बोलते हैं, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग और एक और शब्द याद नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो देखिए स्मृति है और ये अंतर्दृष्टि है, ये दोनों जो है शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? ये योग्यता, रचनात्मकता ये शामिल नहीं है। हाँ, इसको हिंदी में स्मृति और समझ स्तर और चिंतन स्तर बोलते हैं। ठीक है, शिक्षण के 3 स्तर माने जाते हैं, एक स्मृति स्तर, दूसरा समझ स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। तो ये अंतर्दृष्टि भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड है। ये जो है अंतर्दृष्टि मतलब चिंतन स्तर की बात है ये। ठीक है, तो स्मृति, समझ स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं, तो जिसमें चिंतन स्तर में ही ये अंतर्दृष्टि है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सी विकल्प सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, ये जो है विद्यार्थी लोगों के लिए उपयोगी है। ए तनाव को कम करें, बी मूल्यांकन नियमित करें, सी अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें, डी उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूँकि ये सारे चीज़ इस पे लागू होता है, डी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोग ने सीजी टेट 2024 मिडिल स्कूल की जो परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, उन सभी को देखा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को भी मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें केवल उतना ही PDF मिलेगा आप लोगों को जितना आपको आवश्यक है ना, क्योंकि PDF अभी वर्तमान में स्टडी मटेरियल की कमी नहीं है, इतना सारा स्टडी मटेरियल हो जाता है कि आप लोग जो है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये मतलब इसी में हम लोग डूबे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे वीडियो में आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा जितना भी पॉसिबल होगा। तो इस वीडियो को इतना ही में ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।